तो ओवैसी किसके भाई किसकी जान, वो होता ना भाई जान, तो भाई और जान, किसके भाई और किसकी जान। कहते हैं कि सियासत की बिसात पर कुछ ऐसे मोहरे होते हैं जो जीत तो नहीं सकते लेकिन हराने का मादा रखते हैं, और उनकी एक अलग सियासी रौब होता है। अब भाईजान यानी ओवैसी किसका सियासी काम तमाम करेंगे, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ओवैसी ने जो फ्रंट खोला है, यानी ओवैसी का जो फ्रंट है वो क्या सपा के लिए करंट है, या फिर आप इसे इंडिया गठबंधन भी कह सकते हैं। अब जो विरोधी हैं वो ये कहेंगे कि ये भैया बी टीम है। किसकी बी टीम? यूपी में 3 करोड़ 82 लाख मुस्लिम आबादी है और पूर्वांचल के कुछ ही हिस्सों में मुसलमान फैक्टर जो है, मुस्लिम फैक्टर जो है, वो जीत और हार तय करता है। यानी मुस्लिम आबादी अपने सांसद को चुनती है। मुरादाबाद करीब 50% से ज्यादा, रामपुर 50% से ज्यादा, बिजनौर लगभग 45% के करीब, सहारनपुर लगभग 41%। ये ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर जीत और हार, और यहीं पर अगर सोचिए कि सपा के कैंडिडेट या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने ओवैसी का कैंडिडेट, तस्वीर बदलेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार ओवैसी किसके भाई और किसकी जान। हैदराबाद के भाईजान कहे जाने वाले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में यूपी से ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए रणनीति भी बना ली है। माना जा रहा है कि ओवैसी के कदम से इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी को मुश्किलें हो सकती हैं। अभी तक एआईएमआईएम की तरफ से साफ है कि आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और मेरठ जैसी सीटों पर एआईएमआईएम प्रत्याशी उतारेगी। ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इन सीटों पर अगर एआईएमआईएम प्रत्याशी उतारती है तो अखिलेश यादव की संभावित सीट आजमगढ़, शिवपाल यादव की बदायूं सीट और सपा की राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की फिरोजाबाद सीट और बाकी सीटें जो एम वाई फैक्टर की वजह से समाजवादी पार्टी के लिए सेफ मानी जाती हैं, उन पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके पहले एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। अब 7 सीटें फाइनल मानी जा रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से इस सीट को लेकर अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। साथ ही ओवैसी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे या लड़ेंगे भी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। इससे पहले यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच समझौते की खबर भी आई थी, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी सीटों की मांग नहीं मानी। इसीलिए ओवैसी खुद यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश की मुश्किल बढ़ाने के लिए एआईएमआईएम यूपी में 20 से 25 उम्मीदवार उतार सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है कि अखिलेश के लिए इन सीटों पर फाइट करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की कंडीशन में है और जाहिर है वो चाहेगी भी नहीं कि ओवैसी और अखिलेश में किसी तरह का समझौता हो। तो ओवैसी किसके भाई किसकी जान, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कैप्टन भदौरिया साहब,
बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं हमारे साथ कुलदीप मलिक साहब। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं मुस्कुराते हुए, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनिल पाठक यूपी की सियासत को बहुत करीब से देखते और समझते आए हैं। तो पाठक जी, ओवैसी की पार्टी का तो कोई चेहरा पैनल में है नहीं, तो आप ही से शुरुआत करते हैं। जरा अंदर की खबर के लिए आप जाने जाते हैं, तो जरा दर्शकों को बताइए कि ओवैसी का मतलब किसके भाई और किसकी जान। देखिए तिलक जी, ओवैसी ना तो किसी के भाई हैं ना तो किसी के जान। ओवैसी संघर्ष कर रहे हैं सियासत में, हाँ। और हर चुनाव में एहसास कराते हैं कि हम जीते या ना जीते, लेकिन हरा जरूर देंगे। विधानसभा का चुनाव हो, देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, तमाम सीटें ऐसी रहीं जहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार गए, सिर्फ ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट की वजह से। तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी वही तय है, वही होगा। ओवैसी की पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन हरा जरूर देगी समाजवादी पार्टी। अच्छा पाठक जी, और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को। पाठक जी, जो आप बता रहे हैं, जितना मैं समझ पाया, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ इस टाइप का मामला है ना? तो ये कौन कौन सी सीटें हैं और कहां कहां ओवैसी अगर मान गए डैमेज कंट्रोल हो जाएगा, नहीं माने तो कहां कहां डैमेज करेंगे, ये बताइए, फिर आगे बढ़े। देखिए तिलक जी, मानने ना मानने का तो कोई मतलब नहीं है, ओवैसी का लड़ना तय है। क्योंकि अखिलेश जी को अब ये एहसास हो चुका है, वो जिसके साथ गठबंधन करते हैं, जिसे राज्यसभा बनाते हैं, जिसको एमएलसी बनाते हैं, जिसको राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, वही उनको धोखा देता है। तो इसलिए वो गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब हम किसी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, किसी को जीत में उसकी मददगार नहीं बनेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में ओवैसी का अकेले लड़ना तय है। आप ओवैसी कहां कहां लड़ सकते हैं, कहां कहां डैमेज करेंगे। अभी सिर्फ 7 सीटों का ऐलान किया है उन्होंने। पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट, देखिए क्या हुआ था बाई इलेक्शन में, बसपा कैंडिडेट जमाली साहब लड़े, अब तो साथ आ गए गुड्डू जमाली, कैंडिडेट हार गया। तो इस बार भी यही हो सकता है। बदायूं सीट हो गई, फिरोजाबाद सीट हो गई, मेरठ सीट हो गई, मुरादाबाद सीट हो गई। ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर अधिक है, जिनकी संख्या अच्छी खासी है, वहां पर एमआईएम की जो लोकप्रियता है उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। पाठक जी, एमआईएम से जो पाठक जी आ रहा हूं, तो तिवारी जी, आपकी नजर में क्या मसला है ये? ओवैसी किसके भाई और किसकी जान? मुस्कुरा रहे हैं आप, ओवैसी का नाम आते ही आप लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। जी देखिए तिलक भाई, आप भी जानते हैं सच्चाई, मीडिया भी जानता है क्या, और सभी जनता भी जानती है। अभी पाठक जी भी सच्चाई का बयान कर रहे थे, स्पष्ट कह रहे थे कि वो किसको हराएंगे, कहाँ वोट काटेंगे। और आज का जो समय है तिलक भाई, ये 24 का जो चुनाव है, ये चुनाव वोट काटने वाले को वोट नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं बसपा किस प्रकार से हाशिए पे आ गई है, बसपा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तिवारी जी, प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, इधर उधर की नहीं, प्रैक्टिकल। देखिए सर, अब मैं ना जलेबी नहीं घुमाता हूं, मैं जो है सीधा सीधा बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ही की बात में मान लेता हूं, आप ही की बात में ऊपर रखता हूं, ठीक? वो अगर 100 वोट भी काटे, महज 100 वोट भी काटे, तो वो किसके काटेंगे? देखिए, ये आपका सवाल काल्पनिक है। वो 100 वोट काटेंगे या 150 वोट काटेंगे? मैं सर आप ही की बात ऊपर रख रहा हूं, कम से कम 100 वोट तो मिलेंगे आप ही के मुताबिक। ये 100 वोट किसके काटेंगे, वो यही बता दीजिए सर। देखिए, सच्चाई ये है कि बहुत से वोट ऐसे होते हैं जो कहीं भी चले जाते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, नहीं पड़ते हैं, कोई भी कारण होता है। आप कोई प्रत्याशी निर्दलीय भी डाल दीजिए, उस पर भी बटन दब जाता है। तिवारी जी, या तो आप खतरे को जानकर अनजान बन रहे हैं, तो वो बात ठीक है, लेकिन ये जो गुड्डू जमाली टाइप मॉडल है ना, समझ रहे ना, गुड्डू जमाली मॉडल था, उस मॉडल को मायावती जी ने अपनाया, और वो मायावती जी अभी भी 100 सीटों पर गुड्डू जमाली अगर सामने खड़ा कर देंगी आपके, तो फिर दिक्कत होगी। और उसमें ओवैसी का भी कोटा, मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, और फिर भी आप कह रहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं।
देखिए तिलक जी, गुड्डू जमाली कब किस समय चुनाव लड़े, क्या राजनीति किया, आज वो गंभीरता के साथ समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी का हिस्सा। सर गुड्डू जमाली सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक मॉडल है। मैं उस मॉडल का जिक्र कर रहा हूं। नहीं तो वो दौर और था, आज का दौर कट टू कट चुनाव का है। अच्छा ठीक है, आज का दौर अच्छा ये कट टू कट है। ठीक है कैप्टन साहब, बटने वाला नहीं है तिलक जी, आप भी जानते हैं वोट बटेगा नहीं यूपी में। अच्छा ठीक सर, यूपी ठीक। में कट टू कट आमने सामने ठीक। की लड़ाई है भाजपा की और समाजवादी पार्टी। तो फिर यहां से ओवैसी को लड़ाई चैलेंज है। करो, बोलो कि आओ उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़के दिखाओ, बोल दीजिए यहां से। समय और परिस्थितियां सब जाहिर कर देंगी। तिवारी जी बोलिए तो सही यहां से, और फिर मैं नीचे मैं ब्रेकिंग कह रहा करवाता हूं कि तिवारी जी ने कहा है और ओवैसी को चैलेंज दिया कि आओ और अखिलेश यादव के सामने लड़ो, बोलिए ना। हम किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा आप तो नाम ले रहे हैं। वाह हम तो सर, आप तो नाम भी नहीं ले रहे और आप कह रहे हो कि भैया ठीक। कैप्टन साहब ये कह रहे हैं कि पूरा जग जानता है कि ओवैसी किसकी भी टीम है। नहीं, किसकी मैंने भी कुछ किसी का नाम ही नहीं लिया। नहीं, मैं नाम ही नहीं ले रहा। मैं कैप्टन साहब से एक तो सुनिए ना, कैप्टन साहब अच्छा बोलते हैं, आपको मालूम है। एक मिनट कैप्टन साहब, किसकी बी टीम है ओवैसी साहब? आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। देखिए तिलक जी, ओवैसी भी एक पार्टी है और उन्हें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है जैसे अन्य पार्टियों को है। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। नहीं किसी की सहानुभूति नहीं है। तिवारी जी एक मिनट सुन लीजिए पहले उनको। आपको ये लग रहा है सहानुभूति? अभी रुकिए कैप्टन साहब, अभी फायरिंग देखिए करके कैसे करेंगे कैप्टन साहब। तिलक जी, ओवैसी फ्लो बिगड़ जाता है अगर बीच में कोई बोलता है तो। नहीं मैंने बोल दिया तिवारी जी को। तिवारी जी अब तिवारी जी सुन लो ना एक बार कैप्टन साहब को। जी। ओवैसी जी भी एक पार्टी है और उन्हें चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। और मैं हाँ। तो कहता हूँ कि ओवैसी जी हैदराबाद से निकल के बाहर आए। हाँ। आज वो कम से कम ये तो दिखा रहे हैं कि हम भी एक पार्टी है। हाँ। हैदराबाद से निकल के बाहर। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी आज इतना समय हो गया, इसको 4 बार इनके मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में रह लिए, केंद्र में भी यूपीए में शुरू से जो है ना उनके साथ रही है, मगर उत्तर प्रदेश से ये बाहर निकलने की कभी हिमाकत नहीं कर पाए और ना ही दम दिखा पाए कि उत्तर प्रदेश से हम बाहर जाएं। नहीं ये फीलिंग, आपकी फीलिंग मतलब ओवैसी का नाम सुन के आपके चेहरे पर इतनी रौनक क्यों आ जाती है? नहीं, हम तो हरदम हंसते रहते हैं और भारतीय सैनिक हैं, राजनीतिक बाद में है, पहले भारतीय सैनिक हैं। हाँ। तो हम तो हरदम चेहरे पे रौनक ही रखते हैं, हंसते रहते हैं। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ओवैसी अगर लड़ने आए तो उनका अधिकार है, पार्टी है वो। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये 80 वाला जो आपने टारगेट रखा है उसमें ओवैसी मददगार होंगे कि नहीं आपके लिए? नहीं देखिए तिलक जी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास कार्य किए हैं उसके पीछे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 80 सीटें हम वैसे ही जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज हमने जिस तरह से वहां गरीबों को मकान दिए हैं, जिस तरह से लोगों को हर तरह के हमने सुविधाएं दी हैं, हमने वहां बिजली दी है। कैप्टन साहब वो तो ठीक है, वो नारे मंचों पर अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे ना। ये जो वोट वाला मसला है, आपको नहीं लगता कि अगर ओवैसी आते हैं तो सपा को नुकसान होगा इससे? देखिए तिलक जी, सपा का जो वोट हमें नहीं मिलने वाला था, वैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम हो चाहे अन्य जगह का, हाँ। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो किसी के साथ में नहीं है। नहीं आप अधूरी बात छोड़ गए। आपने कहा था कि जो वोट हमें नहीं मिलने वाला था, वो कौन सा वोट? नहीं, कुछ लोग होते हैं कट्टरवादी टाइप जो नहीं चाहते हैं, मैं ये क्लियर आपको कर दूं कि वो नहीं चाहते कि हम बीजेपी को वोट दें। जैसे कि तो वो कुछ मैंने कह दिया ना, कट्टरवादी लोग जो कट्टरता जिनके अंदर है, हाँ। जिन्हें विकास से और इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक कट्टरता मन में रखनी है। तो जो प्रभु राम विरोधी है, तो वो राम विरोधी है, वो ही जो ना विरोध करेंगे। बाकी तो वो ओबीसी के साथ जरूर जाएंगे, समाजवादी नहीं तो के साथ कट्टरवादी ओवैसी के साथ जाएंगे, मतलब वही नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे? हमें तो जो मिल रहा है वो तो हमारे साथ है ही है। नहीं उत्तर प्रदेश मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा था, मैं 80-20 की बात नहीं कर रहा हूं कैप्टन साहब। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज हमारे साथ पूरा खड़ा है। मैं 1-8% की बात जरूर कहूंगा, हाँ। कि जो हमने शुरू में ही कहा, जो की सोच कट्टर बन गई है, उनको छोड़ दे तो वो जरूर समाजवादी में जाता था। ओबीसी आ गए, वो ओबीसी पे जाएगा। मुस्लिम वोट समाजवादी पे अब की बार नहीं जाने वाला है, आप ये मान के चले।
क्योंकि एक बार नहीं 4 बार का समाजवादी का कार्यकाल उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा है। कुलदीप मलिक जी, सुना आपने, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि नुकसान तो जो होगा वो अखिलेश यादव का ही होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो जिनको वोट देना था वो ट्रांसफर हो जाएगा दोनों तरफ। जी चावला जी, मेरे ख्याल से आधा टाइम चला गया और मैं अपने जितने भी सहयोगी है, 3 सहयोगी, सबको सुन रहा, और खास तौर से जब मैं कैप्टन साहब को सुन रहा था तो कैप्टन साहब जो बात कह रहे थे कि भाई ओवैसी जी जो है हैदराबाद से निकल के अब जो है बाहर आ गए, तो ये बात बताते हुए ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट जो है अच्छे से देखी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बात बताना चाह रहा, कृपा करके चावला जी केवल 1 मिनट का समय दे। जब मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक काम करता था, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए मेरा संघर्ष शायद किसी से छिपा नहीं। तो एक दिन हम एक टीवी डिबेट में थे, एबीपी न्यूज पे मैं था, रूबीना लियाकत एंकर थी और सम्मित पात्रा जी मेरी बगल में बैठे थे और 2-3 मुस्लिम भाई बैठे थे। तो एक मुस्लिम भाई ने सम्मित पात्रा जी को कहा कि ये ओवैसी आपका ही तो है, ये आपका ही तो है, आपकी तो बात बोलता है। उस टाइम पे मैं बिल्कुल अलग तरीके का भक्त था। मैंने उनसे कहा, भाई आप क्या बात बोल रहे, आप क्या बात बोल रहे, ऐसा आप कैसे बोल सके। लेकिन उन्होंने डिबेट में भी मुझे समझाने की कोशिश करी, ऑन रिकॉर्ड सारी डिबेट है, लेकिन मैं वहां पे माना नहीं कि ये ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे का आदमी है। लेकिन आज चूंकि मैं राजनीति की बात करने लगा, कृपा करके मेरी बात को अन्यथा ना ले, मैं 100% पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ओवैसी है वो भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे चाहते हैं उसको ऐसे ही नचवाते हैं, जो चाहते हैं ओवैसी वही बोलता है, जहां से वो जिस सीट से लड़ना चाहते हैं इसको वे भारतीय जनता पार्टी वाले वहीं से ही लड़वाते हैं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सीट ये तय करते हैं कि कहां पे ओवैसी को लड़वाना है, ओवैसी की पार्टी? नहीं, मैं तो बिल्कुल दमदार तरीके से कह रहा और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा। हाँ। आप एक बात बताओ, क्या अगर ओवैसी को चुनाव लड़ना तो मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ही वो चुनाव लड़ेंगे? क्यों भाई, वो 80 की 80 सीटें पर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि ओवैसी का पर्पज जीतना नहीं, ओवैसी का पर्पज हरवाना है। तो इसका मतलब उसे कैप्टन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर तिवारी जी आ रहा हूं आपके पास। नहीं, इसका मतलब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये चावला जी आप और बिहार में लड़े, यूपी में लड़े, महाराष्ट्र में लड़े, जहाँ मुस्लिम बहुबल है वही लड़ने जाते हैं, मुस्लिम वोटों पे ही लड़ते हैं। तो उनकी पार्टी का नाम देख लो ना पहले क्या है, शायद इनको ये मालूम नहीं होगा पार्टी का पूरा नाम क्या है उनकी का। तो वो मुस्लिम वोटों पे ही लड़ते हैं, वो जहाँ हिंदू वोट है वो कभी जाते ही नहीं है। आपने देखा हो कभी प्रदेश में नहीं लड़े, जहाँ मुस्लिम वोट है वो वही लड़ेंगे। लेकिन ये कह रहा है देश की राजनीति में ये धर्म ही हावी होगा, हिंदू मुस्लिम ही हावी होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? 400 कह रहे हैं, और खास तौर से आप जैसे इंसान जिन्होंने इस देश की सेवा की है, इस देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, अगर आप भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे मुस्लिम हो या हिंदू हो या अन्य हो, सब हमारे हैं। तभी हमें 480 यहाँ मिल रही है और 400 पार जा रहे हैं। तो हमने 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं दिया है, पूरा देश हमारा है और हम पूरे देश को लेके चलने वाले हैं। अब एम बाई फैक्टर वाले लोग नहीं है, क्या कहे एम बाई फैक्टर नहीं, हमारे सब है। हम किसी एक जाति को, दो जाति को लेके चलने वाले नहीं है, पूरा देश हमारा है, पूरे देश को लेके चलने वाले। जब हमने आयुष्मान के कार्ड दिए हैं तो जाति नहीं देखी है, जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चलाए, अच्छी रोडें बनाई है तो हमने जाति देख के नहीं बनाई है, जो हमने गरीबों को मकान दिए तो जाति देख के नहीं दिए हैं, किसानों को जो हमारी सहायता दी है। एक मिनट कुलदीप जी, कैप्टन जी एक मिनट कैप्टन साहब एक मिनट। कुलदीप जी, यानी कुल मिला के आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि ओवैसी के आने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? नहीं भाई, इसमें स्वीकार करने वाली जो है कौन सी बात में, बिल्कुल ओबियस सी बात है कि कहीं ना कहीं ओबीसी जिन सीटों पर लगेंगे तो उसमें जो है इंडिया गठबंधन को कहीं ना कुछ नुकसान होगा। लेकिन तिलक जी, मैं आपको एक बात बता दूं बिल्कुल गंभीरता के साथ, अब हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है ये चलने वाली नहीं। जितने मुस्लिम भाई है, क्योंकि मैं भी अब क्षेत्र में घूम रहा और खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से मैं आता हूं, और मुजफ्फरनगर जिले के जो लोग हैं वे भी भारतीय जनता पार्टी की चाल को में फंस गए थे 2014 में। और मैं एक बात बताऊं,
हिंदू मुस्लिम करके मुजफ्फरनगर जिले के लोगों को इन्होंने फंसाया और मुजफ्फरनगर जिले के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी को 20वीं नंबर 1 पार्टी बनवाया। लेकिन आज डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इन्हीं की छत्ती के ऊपर बैठ के इस बात को कह रहा कि अब जनता हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसने वाले नहीं, सब लोग समझ गए। अरे ये तो ना हिंदुओं के लिए कर रहे ना ये मुस्लिम के लिए कर रहे। आप एक बात बताओ, अगर आप अच्छा, राम मंदिर जाना हिंदू मुसलमान होता है? नहीं, अब आप राम जी को कहां से ले आए इसमें? नहीं, अरे चावला जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं क्यों ले राम जी को क्यों ले आए? मैं बता रहा हूं ना क्यों। आप एक मिनट में बता रहा हूं क्यों लेकर आया, मैं आपको बता रहा हूं। जी जब आप प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करती हैं, ठीक, वो हनुमान जी की इतनी बड़ी गदा, समझ रहे मेरी बात जी, और आप ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, वहां पे पर्ची निकलवा रहे थे कमलनाथ जी किनसे मालूम है ना, कि बोले हमारे मुख्यमंत्री नाम की पर्ची निकालो। उन्होंने कहा महाराज जी नहीं है, वो कह रहे नहीं निकालो मेरे नाम की पर्ची। जी समझ रहे मेरी बात। और आप एक तरफ सरयू में पहुंचकर अजय राय जी कहते हैं हमारी फोटो खींचो जय श्री राम के नारे लगाते हुए, और अयोध्या के करीब जाकर राहुल गांधी जी यू टर्न ले लेते हैं गाड़ी का, और आप कह रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं। देखिए तिलक जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ये तो हिंदू मुसलमान जैसा कर रहे, लेकिन इसमें मीडिया का तड़का क्यों लग रहा? मुझे आप एक बात बताओ, आप जो डिबेट करते हैं, मलिक क्या जी, ये डिबेट का मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं रह गया? मलिक जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, मलिक जी मेरी बात सुनिए, मलिक जी ऐसा है, सुनिए मेरी बात, या तो आप राजनीति छोड़ेंगे या फिर मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा। और 1 महीने के भीतर, सुनिए मेरी बात, 1 महीने छोड़िए, 15 साल के भीतर अगर मैंने हिंदू मुसलमान किया हो तो बोलिए राजनीति छोड़ेंगे आप एक बात बताओ, आप राजनीति छोड़ेंगे? हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ेंगे? राजनीति छोड़ेंगे या मैं पत्रकारिता छोड़ूंगा? कुलदीप मलिक जी, ऐसा है जितना ये बैठ के ये काम मैं नहीं करता हूं, समझिए मेरी बात। एक बात बताओ, सारी जो मुद्दा है उस मुद्दे के आधार पे हम मुद्दा लेकर आते हैं। यही है, आप सारे को हिंदू मुस्लिम में ले गए। मलिक जी ये काम आप लोगों का है, आपको आईना दिखाया तो डर गए, आपको आईना दिखाया तो डर गए सूरत देख के? नहीं जी डॉक्टर कुलदीप मलिक जी इतना मत डरो, सिर्फ आईना दिखाया मत डरो इतना। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर रहे हैं आप। डरने वाला नहीं। अरे सवाल जो आपसे था वो आपसे पूछा, अगर आप ये कहोगे कि आपसे सवाल ना पूछूं तो ये वो वाली मसला नहीं है। रुक जाइए तिवारी जी, ये बात तो कुलदीप जी ने मानी कि कहीं ना कहीं वोट कटेंगे। जी देखिए, मैं आपको ये बहुत छोटी सी बात है जो आप कह रहे हैं, मैं सही परिप्रेक्ष्य में बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, जनता देख रही है जी। अब जो चुनाव 24 का होने जा रहा है वो पूर्ण रूप से मुद्दों पे होने जा रहा है, और भाजपा का वही डर है, भाजपा का यही बौखलाहट है। एन केन प्रकार जो वो कार्य कर रही है उसमें जनता अब आ नहीं रही है। जनता अब देख रही है कि 2 करोड़ रोजगार की जो बातें जो है हवाई हो गई, जुमला हो गया। आज एक परीक्षा उत्तर प्रदेश में जो है नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, करप्शन है, सब कोई देख रहा है, टॉप पर है, टॉप टू बॉटम है, उसे सही नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। पूरे देश की हालत यह है कि जो युवा है वो आज सड़कों पर है और क्रांति करने को मजबूर है। किसान अब क्रांति के रास्ते पे आ गए हैं, उनको जो है मान सम्मान निधि से काम नहीं चल रहा है, वो अपनी फसल का दाम चाहते हैं, एमएसपी चाहते हैं। ठीक, सच्चाई ये है, ये 2 मुद्दे बहुत बड़े हैं। आपकी बात सही है। महंगाई तो है ही। एक मिनट बदायूं, आजमगढ़, फिरोजाबाद, मैं प्रैक्टिकल आपसे बात पूछ रहा हूं। ये वाला मसला मैं करता नहीं हूं, मेरी आदत है। और पेपर लीक वाला जो मामला है ना, सुनिए मेरी बात तिवारी जी, कुलदीप मलिक जी को अभी इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाह रहे हैं। इंडिया वॉइस में लगातार नॉन स्टॉप, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, सोशल मीडिया पे सब कुछ उपलब्ध है। कुलदीप मलिक जी या तो आप राजनीति छोड़ दीजिएगा, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, यह मैं कह रहा हूं आपसे। इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर, पेपर लीक के मामले पर इंडिया वॉइस ने इसी मंच से उठाया। और इसके साथ साथ एक बात और, शुक्रवार शाम 8 बजे कुछ घंटे पहले इसी मुद्दे को लेकर, जब आप लोग कह रहे हो इस मसले को लेकर, इंडिया वॉइस ही उस मुद्दे को लेकर आया। जी मैं आपसे सहमत हूं,
तो इसलिए कुलदीप मलिक जी, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार वो नहीं है जो मैं यहाँ बैठ के जो आप कह रहे हो। सिर्फ इतना है कि ओवैसी आएंगे, इससे किसको नुकसान होगा, विषय बस इतना था। मैं अपनी बात रखूं। तिवारी जी, बदायूं, आजमगढ़ और फिरोजाबाद, जी अगर ओवैसी आते तो नुकसान नहीं होता, आप ये कह रहे हो। जी तिलक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में बोल रहे थे। मैं कह रहा था कि जो पेपर लीक का मसला है, मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया वॉइस ने भी और कई चैनलों ने इसको उठाया और ये बात सामने आई। मैं उसी बात को कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मीडिया भी जानता है, मैं तो मीडिया को भी इसमें जो है साथ में लेके चल रहा हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, पूरा देश जानता है, मीडिया जानता है किस तरह से नौजवान सड़कों पर है। क्या आप नहीं जानते हैं? आप भी जानते हैं, आप न्यूज चलाते हैं। किसानों का आंदोलन कौन नहीं जानता? एमएसपी की बात कौन नहीं जानता? ये मुद्दे इतने बड़े हैं जो मुद्दे भाजपा को हवा में उड़ा देंगे। ठीक, अब भाजपा जोड़ तोड़ यानी कुल मिला के ओवैसी का कोई असर नहीं होगा। एक मिनट, भाजपा जोड़ तोड़ कर रही है, भाजपा जुगाड़ कर रही है, बसपा का भी दाव नहीं चल रहा है। बसपा के लोग बसपा छोड़ करके समाजवादी। ठीक, तिवारी जी आपकी बात आ गई, एक मिनट आ गई आपकी बात, फिर मैं पाठक जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले कैप्टन साहब, कैप्टन साहब तारीफ कर रहा हूं, मैं तो कुछ कह नहीं रहा आपको। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है तिवारी जी, एक मिनट रुकिए ना। कैप्टन साहब, जैसे वो अन्यथा ले गए, ओवैसी को एक मॉडल के तौर पर उन्होंने देखा, जिससे मैंने गुड्डू जमाली का जिक्र किया था। कांचीराम जी की सियासत का, क्योंकि आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप लोगों की तरह इतना विद्वान नहीं हूं, जैसे कुलदीप जी, उनके आगे तो डॉक्टर भी लगा है। कांचीराम जी के बारे में कहा जाता था जब सियासत की शुरुआत की, वो इतना मादा रखते थे कि जीत नहीं सकते थे, लेकिन उनको यह मालूम था कि मैं हरा कहां सकता हूं। ये तो झूठ नहीं बोल रहा मैं? नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो था ना, उनको यह मालूम था कि किस कैंडिडेट को मैं कहां कितने वोटों से हरा सकता हूं, यह ताकत थी। लेकिन कैप्टन साहब, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, ओवैसी यूपी आए, आप इतने खुश हो जाते हैं, अभी नहा पहुंचे जहां कोई, वहां पहुंचे तिलक चावला। आप सुनिए कैसे। कुलदीप मलिक जी आगे काम आएगा, सुनिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब पर जांच चल रही है, लेकिन ओवैसी पर कोई जांच नहीं चल रही। कैप्टन साहब, नहीं, हैरानी नहीं होती आपको? इतने कट्टर ईमानदार व्यक्ति शेरवानी पहनते हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार के छींटे तक नहीं, वो भी आपके राज में। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब जी, आप नहीं बोलने का मौका दें तो हम बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल सर, आप ही का मौका है। अब देखिए तिलक जी, पहले तो जवाब मैं इनका देना चाहूंगा। इन्होंने जो पेपर लीक की बात कही, समाजवादी कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 48 बार, 48 बार पेपर लीक हुआ। और उस टाइम लोक आयोग के अध्यक्ष थे अनिल यादव, वो झांसी से बिलोंग करते हैं। बीच में ना युवाओं का भविष्य खराब कर दोगे, युवाओं को नहीं कार्य मिलने दोगे। बोले बीच में ना बोले, बीच में बोले डिबेट खराब नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? तिलक जी पूछिए इनसे, उनका कहने का मतलब क्या है? तिवारी जी एक मिनट, वो ये कह रहे कैप्टन साहब की आपके कार्यकाल में होता था, तो हमारे कार्यकाल में भी 1 महीने में 3 बार पेपर लीक होने का अधिकार है। कैप्टन साहब अपनी बात पूरी करिए। ये अधिकार मांग रहे हो क्या? 1 मिनट तिवारी जी प्लीज, तिवारी जी प्लीज। अब तिवारी जी का ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ कैप्टन साहब का। कैप्टन साहब बोलिए। तिलक जी, जब समाजवादी कार्यकाल था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके में हुआ है तो हमारे में भी होगा। हमारे में जब हुआ, हमारे में हुआ है तो आपने देख लिया कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन हुआ है और पेपर लीक वाले पकड़े भी जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पकड़े गए और कोई बचेंगे नहीं। इनके टाइम में 48 बार पेपर लीक हुआ है और रिकॉर्ड है, आप चाहे तो देख लें। और उस टाइम लोक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अनिल यादव, जो झांसी से बिलोंग करते हैं, बाहुबली नेता है वहां के, उसे पूरे नहीं है, बाहुबली है। और समाजवादी में भी उनका बाहुबल था। उनके जब ऊपर दुनिया भर की कंप्लेंट है, शिकायत है, आयोग सब बैठे, मगर अखिलेश यादव उनको क्लीन चिट देते थे, बचाते थे, उनका नाम ना आ जाए। तो ये पहले अपने गिरबान में झांक के देखे कि 48 बार हुआ, आपने कितने लोगों के ऊपर कंप्लेंट करी, कितनों की शिकायत दर्ज करी, कितने आपने गिरफ्तार किए, एक बता दें। मगर हमारे में जैसे हुआ है, हमने परीक्षा रद्द की है, 24 कैप्टन
साहब, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए सर। मैं वैसे इस विषय पर पूरी गंभीरता के साथ चर्चा कर गया। कैप्टन साहब, आप मेरे सवाल को घुमा गए। मैं इतना जानना चाह रहा था कि ओवैसी पर कोई जांच नहीं चल रही, आप सवाल घुमा गए। लेकिन अगर आपने ये विषय उठाया है, तो 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं। सर, आप ही की बात कह रहा हूं। चावला जी, पहले मेरी पूरी बात हो जाए। कैप्टन साहब, पेपर लीक होने की बात कर रहे हो ना, पेपर लीक वाला सवाल भी ले लीजिए आप। आपके सामने 1 महीने में 3 पेपर लीक हुए हैं, जिन तीनों पेपर का अगर मैं जिक्र करूं, 29 फरवरी को जो पेपर लीक हुआ उसमें 25 लाख छात्र थे, 25.5 लाख। 17 और 18 तारीख को जो पेपर लीक हुआ था उसमें 48 लाख छात्र। कुलदीप जी नोट करिएगा, काम आएगा आपके। 11 तारीख को जो पेपर लीक हुआ था उसमें 10 लाख। कुल मिलाकर यह आंकड़ा पहुंचता है करीब 80 लाख छात्र। और अगर इसको 200 रुपए से डिवाइड करूं पर छात्र, तो गिनती में जीरो नहीं गिन पाएंगे आप लोग। पेपर रद्द कर देने का मतलब यह होता है कि अगले 6 महीने में पेपर करवाएंगे आप, और आप इसे उपलब्धि कहते हैं अपनी। तिलक जी, CADA लगता है, यात्रा होती है। हमने तुरंत जो है ना पेपर रद्द करा दिया और जांच बैठा दी और मुजरिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कैप्टन साहब, ये इंसाफ नहीं होता। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, ओवैसी पर आइए सर, ओवैसी पर आइए। पेपर लीक कोई सरकार तो कर नहीं रही सर, जो कर रहे हैं, अभी आपने कहा ना। 1 मिनट कैप्टन साहब, पेपर लीक पे मैं कर चुका हूं। ओवैसी के माध्यम से 80-20 होगा, लगता है आपको? क्या 80-20 होगा जो आप लोग कहते हो 80-20? नहीं, ओवैसी अपनी जगह है, उनकी पार्टी है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। उनका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, मैं थोड़ी दूंगा उनका जवाब। नहीं, उनके आने से कह रहा हूं। मेरा जो टारगेट है 80 का 80 है। अच्छा। हम उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत रहे हैं, उसमें हमें कहीं भी संशय नहीं है। ओवैसी के आने से आप इतने खुश क्यों हो जाते हैं? नहीं, हम खुश ही रहते हैं। हम मातम बना के कभी नहीं बैठते, क्योंकि हमारी पार्टी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हम उत्तर प्रदेश में जो है ना रिपीट सरकार चला रहे हैं, किसी ने चलाई आज दिन तक, तो हमने कुछ तो किया होगा उत्तर प्रदेश में। तिलक जी, आपका उत्तर सवाल प्रदेश का में जवाब अगर हम नहीं आया। रिपीट सरकार चला रहे हैं, आपने घुमा दिया कैप्टन साहब, घुमा दिया। आपकी सवाल बात रह गया आपका। ठीक, फाइनल कमेंट अनिल पाठक जी आपका। ये कह रहे हैं कि ओवैसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो कह रहे हैं ओवैसी से नुकसान होगा। ये कह रहे हैं कि भैया आजमगढ़ आओ, बदायूं आओ, कहीं भी लड़ो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारी जीत तय है। लेकिन है वोटों का चक्कर, वो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका सवाल रह गया। ओवैसी 7 फीट पे नहीं 22 फीट पे लड़ने जा रहे हैं। पुराना इतिहास है ओवैसी का। हम तो डूबेंगे फनब, तुमको भी ले डूबेंगे। तमाम सीटें हैं जो डिस्टर्ब होगी इंडिया गठबंधन की। ओवैसी कहते हैं हमारो खिलार नहीं बिगड़ी खिलार। यही सियासत है। जब आदमी सियासत की शुरुआत करता है तो पहले खेल बिगाड़ता है। जब विरोधी को एहसास हो जाता है कि खेल बिगड़ जाएगा, तब कहता है आ जाओ हमारे साथ फेयर कर लो। तो अभी ओवैसी वो हैसियत दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी दिखाया उन्होंने, अब लोकसभा चुनाव में भी दिखाएंगे। अब देखिए, जो घटक हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये कब उनको मानेंगे। अच्छा पाठक जी, इनको साथ ले लो, नहीं तो खेल बिगाड़ देगा। वो कुलदीप जी को सरप्राइज देने वाले थे, वो अमेठी और रायबरेली वाला, वो वाला भी बता दो। अमेठी रायबरेली वाला। कुलदीप, अमेठी और रायबरेली में तो बहुत बुरा खेला हो गया है। समाजवादी पार्टी के जरिए गांधी नेहरू परिवार, प्रियंका राहुल सोच रहे थे बैतरणी पार हो जाएगी। लेकिन देखिए वहां पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी में चले गए। और दूसरी चीज, राहुल गांधी अमेठी में कहते हैं कि अमेठी मेरा घर है। स्मृति ईरानी ने वहां घर बना लिया अपना और कह दिया कि अब अमेठी ही मेरा घर है। मुंह से नहीं कहते हैं हम। नहीं, सुनने में आ रहा है कैप्टन साहब नुपुर शर्मा को भी मैदान में उतार सकते हैं रायबरेली से, मतलब बीजेपी। नहीं, वहां पे जो खबर आ रही है वहां पे ये आ रही है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत कैंडिडेट खोज रही है। नुपुर शर्मा भी हो सकती हैं और मनोज पांडे भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हैं, आपकी बात में एकदम काफी आधार है कि वहां नुपुर शर्मा लड़ सकती हैं और मनोज पांडे, दिनेश सिंह एंड जो लोकल ब्रिगेड है वो नुपुर शर्मा के पीछे होगी।
स्थितियां ये 2019 ऐसा जैसी कुछ नहीं है है क्या उत्तर कैप्टन प्रदेश साहब? में। रे रायबरेली में नुपुर शर्मा भी चुनाव लड़ सकती हैं क्या? नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते। हमारे यहाँ तो किसी को भी लड़ा सकते हैं। नहीं, जो हमारे- नुपुर शर्मा ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं अनिल पाठक। नहीं, वो देखो, हर इंसान स्वतंत्र होता है, कुछ भी कह सकता है। हाँ बाकी हमारी पार्टी के जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो डिसाइड करता नहीं, है। आप बोल दो नहीं मिलेगी टिकट तो मैं अभी चलवा देता हूं कि कैप्टन साहब बोल रहे नहीं नुपुर शर्मा नहीं लड़ेगी। नहीं, हम किसी के लिए ये नहीं कह रहे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आप चाहते हो नुपुर शर्मा को लड़ाना चाहिए? जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको लड़ाना चाहिए, तो ये कहते हैं। नहीं नुपुर जो शर्मा को। अच्छा हो, हम किसी का एक नाम कैसे ले दें? क्योंकि हमें तो 80 की 80 जीतना है। नहीं तो हम तो अच्छे सर, candidate उतारेंगे। रायबरेली अमेठी का अलग मसला है ना, आप समझ रहे हैं ना? अमेठी तो हमारे पास ऑलरेडी है, अब की बार हमें रायबरेली भी जीतना है। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, रायबरेली नुपुर के शर्मा हिसाब से आपको लगता है कि जिता देंगी चुनाव वहां? बिल्कुल, बहुत अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे और रायबरेली सीट भी अब की बार, क्योंकि ठीक, सोनिया 10 जी को- सेकंड कुलदीप जी आपके, वक्त खत्म हो गया। जी देखिए चावला जी, मैं फिर कह रहा, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीति के अंदर केवल और केवल धर्म की, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। अरे राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, पर्यावरण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से, मैं जिस पार्टी से हूं मैं उसको भी ये बात बोल रहा, सभी राजनीतिक दलों से ये मेरा निवेदन है, इस देश की तरक्की और भलाई इसी में है। जब तक ये देश हिंदू मुस्लिम की राजनीति में घुसा रहेगा, देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। ऐसा पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा और आगे भी होगा। ठीक, और कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? आगे तो वायनाड पहुंचे। एक मिनट कैप्टन साहब, वो वायनाड से क्यों लड़े, वो कौन लड़ रहा है, आप छोड़ दीजिए उस बात को। वो ऐसा वो कह रहे हैं हम राजनीति ऐसी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। कुलदीप मलिक जी, तो उन्हें मालूम है कि हम हाँ जीते ही नहीं रहे, ठीक, तो फिर अपने जातिगत आप जनगणना होनी चाहिए ना? बना दिया ना। एक मिनट कैप्टन साहब, जातिगत जनगणना होनी चाहिए ना कुलदीप साहब? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो भाई फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? इसमें क्या दिक्कत है चावला जी? ठीक है बात सर, मैं आपकी बात समझ गया, बस ठीक। वो कौन सी राजनीति कौन क्या हो रही है, मैंने आपका पूछा आपसे, आपने कहा बिल्कुल होनी चाहिए जातिगत जनगणना। ठीक, आप विकास की बात कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन साहब, आपका भी, कुलदीप जी आपका भी, तिवारी जी आपका भी, और अनिल पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां से सियासत का एक नया खेल शुरू हो रहा है और यूपी में ओवैसी की एंट्री, किसके भाई और किसकी जान, अब देखिए आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।